हाँ तो बच्चों, आपसे हम बताए थे कि अगले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण, इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बात करने चल रहे हैं। आंकिक प्रश्न पूछे गए हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण क्या होता है? ढेर सारे बिंदु आवेश अलग अलग हैं, उन सभी बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आपको बताया गया है कि एक एक आवेश के कारण उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, सबका वेक्टर सम सदिश योग अगर कर लें तो उस बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, जिसका फार्मूला है कि वेक्टर ई बराबर होगा एक एक आवेश के कारण अलग अलग जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको निकाल करके आप जोड़ देंगे। बस यही पर्पज रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, एक फार्मूला काम करता है निकालने के लिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का जो आपका फार्मूला वैसे निकालेंगे, सबको फिर सम कर देंगे, वेक्टर सम। तो आइए, पूछा गया क्वेश्चन है कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर ऋण 2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा गया है। करें इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान और दिशा बताइए। एक आवेश यहां पर है, दूसरा आवेश यहां पर है। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये है 3 माइक्रो कूलाम, यहां है 2 माइक्रो कूलाम, ये ऋण आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। कह रहे इनके बीच के ठीक मध्य बिंदु पर मान लेते हैं वो है जो यहां से भी 1 मीटर दूरी पर होगा और इधर से भी 1 मीटर दूरी पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि इस बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। दोनों आवेशों के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी होगी, दिशा के साथ उनका सम कर देना होगा। बस यही काम है आपको करना। तो इस 3 माइक्रो कूलाम के कारण O पर कितनी तीव्रता होगी? अच्छा, ये धन आवेश है, इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी किधर होगी भाई? वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम लोग? उस बिंदु पर कंसीडर करें आप कि वहां पे धन आवेश रखा हुआ है, उस धन आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा उस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। यहां पर धन आवेश अगर हो तो ये धन आवेश किधर बल लगाएगा? क्लियर है कि बल उस पर इधर लगेगा। तो चलो मान लेते हैं कि 3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, वो इस दिशा में हो गई। ऋण आवेश है ये, इस ऋण आवेश के कारण यहां धन आवेश पर किधर बल लगेगा? इसी दिशा में बल लगाएगा। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बनती है, तो E2 भी इसी ओर होगी, E1 भी इसी ओर। दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर बन रही है? ऋण 2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर बन रही, दिशा एक ही बन रही, इसलिए जोड़ना हमारा आसान हो गया। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? आपको पता है फार्मूला कि E बराबर होता है किसके भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो 3 माइक्रो कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 बराबर किसके होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पे 3 माइक्रो कूलाम लिखेंगे, यानी 3 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। R का मान 1 है, ये काम और आसान हो गया हम लोगों का, 1 का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए इसकी, तो 9 × 10⁻⁹ × 3 × 10⁻⁶, कितना आएगा भाई? ये हुआ 27 ×
10 का घात 9 में से 6 घट गए, ये 3 इतना न्यूटन प्रति कूलाम। एक अंक पर दशमलव लगा के लिखना चाहे तो 10 का भाग कर दें, 10 का गुणा भी कर दें, तो ये आ जाएगा 2.7 गुणे 10 घाते 4 इतना न्यूटन प्रति कूलाम। एक के कारण हो गया। फिर E2 की वैल्यू निकाल लीजिए इसी तरह से। E2 ये कितना होगा, फिर उसी तरह से मान रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के जगह पे 2 माइक्रो कूलाम है तो 2 गुणे 10 घाते ऋण 6 बटे 1 का स्क्वायर कितना आएगा भाई ये। फिर लिख लेते हैं 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 2 गुणे 10 घाते ऋण 6, ये कितना आएगा 18 गुणे 10 घाते ऋण 3। फिर 10 से गुणा और 10 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा 1.8 गुणे 10 के घाते, ये ऋण 3 नहीं, 9 में से 6 घटाएंगे 3, एडजस्ट करके लिख दिया जाए। हाँ, ये हो गया 10 घाते 4 इतना न्यूटन प्रति कूलाम। अब दोनों एक ही दिशा में है, ऋण 2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर है, तो नेट तीव्रता वहां E क्या होगी, E बराबर E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ दीजिए 2.7 गुणे 10 घाते 4 धन 1.8 गुणे 10 घाते 4, कितना माना जाएगा भाई, जोड़ लीजिए 5 यहां 4.5 गुणे 10 घाते 4, ये इतना न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन रहा। ऐसा दूसरा मान भी आवेश का दे सकते हैं, आवेशों के बीच की दूरी भी बदली जा सकती है, और ये बिंदु भी अगर मान लीजिए इधर उधर दे दें तो ये दूरी बदल सकती है कि 3 माइक्रो कूलाम से पता चला कि 1 मीटर के बजाय 80 सेंटीमीटर पर ही है, कुछ दूरी बदल दें तो उधर से दूरी बढ़ जाएगी, गणना करके हमको निकालना होगा फिर, और फिर दोनों का सम कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यारोपण पर ही। हाँ, तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन दिए हैं, 2 बिंदु आवेश हैं,
एक आवेश है 5 गुणे 10 घात ऋण 19 कूलाम का, दूसरा है 10 घात ऋण 19 कूलाम का। 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से दूर हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? ये पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में। चलो भाई, फिर वही बात, एक है 5 गुणे 10 घात ऋण 19 कूलाम और दूसरा यहां है, ये है 5 गुणे 10 का घात ऋण 19 और यहां पर है 10 गुणे 10 के घात ऋण 19। इतना कूलाम यहां है, इतना कूलाम यहां है। दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। 1 मीटर दूरी इनके बीच की है। क्वेश्चन बनाया गया है ये कि इनके बीच किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। एक बात ये भी आप जान लीजिए, ये 1 मीटर दूरी, चलो अच्छा लिखे रहते हैं, कहीं कोई बिंदु चॉइस कर लें आप कि मान लीजिए बिंदु यहां है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र 5 गुणे 10 घात ऋण 19 कूलाम, इसके कारण चलो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये बिंदु O है। तो A पर रखे आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? धन आवेश है तो क्या करेगा? अपने से दूर हटाएगा। ये B पर रखा आवेश भी धन आवेश है, ये भी अपने से दूर हटाएगा। दोनों के कारण क्षेत्र की दिशा विपरीत होगी, इसलिए एक दूसरे को ये कैंसिल हो करके कैंसिल कर सकते हैं, यानी रिजल्ट 0 आ सकता है। दोनों आवेश जब सजाती हैं तो इनके बीच किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। अगर इसमें से एक आवेश ऋण होता तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर एक ही दिशा में होती, वो भी ऋण आवेश की ओर होती, यानी किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके बीच कहीं शून्य नहीं होती। हाँ, बाहर किसी बिंदु पर तब होती। तो आइए बिंदु O को हम मान लेते हैं कि A से x दूरी पर है, तो इधर की दूरी कितनी बचती है? 1 माइनस x, इतना मीटर बचती है। तो भाई A पर रखे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, इधर है। B पर रखे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, जो कि इस डायरेक्शन में है। अब O पर नेट तीव्रता अगर 0 है तो इसका मतलब E1 और E2 परिमाण में बराबर है, तो दोनों की वैल्यू बराबर लिख करके हम लोग हल कर दें। E1 E2 बराबर है, E1 बराबर है E2 के। ये क्वेश्चन समझ चुके हैं, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। E1 बराबर है E2 के, दोनों का मान लिख लीजिए। फिर E1 का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश लिख लेते हैं 5 गुणे 10 का घात ऋण 19 अपान x स्क्वायर, ये बराबर होगा E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है? 10 गुणे 10 घात ऋण 19 अपान ये 1 माइनस x का स्क्वायर। देख रहे हैं जो दोनों साइड में है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 10 घात ऋण 19 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ 5 है, डिवाइड करेंगे तो वहाँ 2 हो जाएगा। ये आ रहा है 1/x² इज इक्वल टू 2/1 - x²। यानी 1 - x का होल स्क्वायर बराबर है 2x²। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो ये 1 - x बराबर होगा √2x। -x को उस साइड में भेज दे तो इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा √2 + 1 कॉमन ले। और तो x इधर कॉमन हो गया। अब x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, यहां लिख लेते हैं x = 1/√2 + 1। अब इसको हल कैसे करेंगे भाई? इसके कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी का √2 - 1 का अंश और हर दोनों में गुणा कर दीजिए। ऊपर आ जाएगा √2 - 1 तो नीचे हो गया √2 + 1 इंटू √2 - 1। इसको हल करेंगे तो ऊपर आएगा √2 - 1 और नीचे क्या आएगा भाई? a + b इंटू a - b, a² - b²। तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 और ये -1 तो नीचे 1 हो गया, ऊपर आ गया √2 - 1 यानी 1.414 - 1 0.414 मीटर। तो ये आपका आंसर रहा कि 5 माइक्रोकूलाम से के आवेश से इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो बिल्कुल इसी तरह का है। चलो भाई हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूछे गए प्रश्न है, एक आवेश है 5 माइक्रोकूलाम का धन 5 माइक्रोकूलाम का। दूसरा आवेश इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये आवेश है -3.6 माइक्रोकूलाम का। कह रहे हैं कि इस ऋण आवेश से ठीक ये लंबवत दूरी है 6 सेंटीमीटर की। यहां पर एक बिंदु दिया है P। ये बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता का मान कितना होगा? तो भाई जो फार्मूला यूज करते हैं आप, उसकी सहायता से 5 माइक्रोकूलाम के कारण कितना होगा, ऋण 3.6 के कारण कितना होगा, ये अलग अलग निकाल करके वेक्टर सम आपको करना है। पहले 5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण कितना होगा भाई, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, कितनी डिस्टेंस होगी? देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे, आ जाएगी 10 सेंटीमीटर है ये। ठीक, अब 5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलो मान लेते हैं E1 है।
E1 का डायरेक्शन ये होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, धन आवेश है दूर की ओर होगा। ऋण आवेश के कारण E2 चलो इसकी ओर होगा। अब E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं, कैसे जोड़ लेंगे हम, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका सलूशन क्या है। इस 5 माइक्रो कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 5 माइक्रो कूलाम के लिए लिख देंगे 5 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर माने 10/100 मीटर, 10⁻1 मीटर, तो 10⁻1 करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। याद होगा सूत्र ना, हम लोग कौन सा यूज किए थे, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हर आवेश के कारण यही फार्मूला लगा के अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे तीव्रता की। इसको हल कर लीजिए, 9 × 10⁻9 होगा ये, फिर ये 5 × 10⁻6 है, इसकी वैल्यू आ गई 10⁻2। कितना आएगा भाई ये, देखिए ये आ गया है 45। अब ये 10⁻2 जब ऊपर जाएगा तो बंदो हो जाएगा, तो 10⁻2 और 10⁻9 मिलके 10⁻11 हो गए, 10⁻6 है, तो फिर आ गया 10⁻11 और 10⁻6 यानी 10�5। अब जो वैज्ञानिक विधि है उस ढंग से लिखने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाईं ओर 1 अंक रहना चाहिए। यहाँ पर दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, फिर 10 से गुणा कर देंगे जिससे मान में बदले, तो ये आ जाएगा 4.5 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, दूसरे के कारण निकाल लीजिए E2 का मान। E2 की वैल्यू कितनी होगी, फिर वही चाहे तो आप सीधे यहीं लिख दें 9 × 10⁻9। आवेश का मान कितना है, 3.6 × 10⁻6। दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 में 100 से भाग दे दें तो मीटर में बदल गया है, यानी 6 × 10⁻2 मीटर, इसका वर्ग। हल किया जाए कितना आएगा, तो ये है 9 × 10⁻9 गुणे ये 3.6 × 10⁻6 और नीचे आ गए भाई 36 × 10⁻4। ठीक, अब देखिए ये 3.6 है, नीचे 36 है, तो 3.6 को पूर्णांक करने का मतलब 10 से गुणा करेंगे, या इससे भाग दे दें नीचे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 10 आने का मतलब फिर ये हो जाएगा 10⁻3। ऊपर जब ये जाएगा तो हो जाएगा कितना, 10⁻3 से 10⁻3 हो जाएगा, तो 10⁻9 और 10⁻3 मिला के हो गए 10⁻12, और 12 में से 6 निकल जाएगा, तो आ गया ये 9 × 10⁻6 इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब इनको जोड़ना है भाई, कैसे हम लोग इनको जोड़ दें, दिशा देख रहे हैं क्या है, तो E1 और E2 का घटक निकाल लेते हैं इस डायरेक्शन और वाई दोनों डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में E1 का घटक कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा मान ले तो ये एंगल भी थीटा होगा, इधर आ जाएगा ये E1 cos थीटा,
और ये p मिटा देते हैं, यहाँ दूर लिख देते हैं, और इधर हो जाएगा E1 साइन थीटा। E2 का घटक निकालेंगे अगर, तो E2 का घटक इधर x डायरेक्शन में कितना होगा, E2 cos 90 वो हो जाएगा 0, और y डायरेक्शन में E2 है ही है, तो E2 को आप ज्यों का त्यों छोड़िए। आइए इनको हम लोग हल कर लेते हैं। तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये नेट हमको मिल जाएगी वैल्यू। तो E1 cos थीटा x डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, और E2 E1 का, चलो ये हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में दो नेट तीव्रता का Ex होगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में नेट तीव्रता होगी Ey y डायरेक्शन में Ey होगी। तो Ex और Ey हम निकालते हैं ये, तो Ex कितना होगा, पहले इसको लिखते हैं, ध्यान देंगे नेट तीव्रता का x घटक है Ex, तो Ex बराबर किसके होगा, ध्यान दें, E1 cos थीटा प्लस, और E2 का घटक इधर लिखेंगे तो आएगा क्या, E2 cos 90, cos 90 बने 0 हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू लिख दीजिए भाई, ये 4.5 गुणे 10 के घात 6, और cos थीटा का मान निकला है, ये एंगल थीटा है, ध्यान दीजिए। तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा, तो 8/10 cos थीटा की वैल्यू हो गई, और ये हिस्सा है 0, तो Ex निकल के आ जाएगा अब, ये है 4.5 में गुणा कर लीजिए, कितना आएगा भाई, और ये 36.0, अगर इस 10 से भाग दे दे तो 3.6 गुणे 10 के घात 6, हाँ भाई ये मिल गया, 3.6 गुणे 10 घाते 6, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ये नेट तीव्रता का x घटक है जी, y घटक कितना होगा ये देख लेते हैं। y घटक को हम लिखे हैं Ey से, इधर है E2, इधर है E1, तो E2 की वैल्यू आई है, ये 9 गुणे 10 घाते 6, 9 गुणे 10 घाते 6, और साइन cos जी लिखेंगे, cos 90 sin 90, तो sin 90 का मान 1 है, यानी E2 ही, तो 9 गुणे 10 घाते 6 इस डायरेक्शन में, माइनस E1 साइन थीटा, ये 4.5 गुणे 10 घाते 6 गुणे साइन थीटा, कितना भाई 6/10, चलो इसको भी हल कर लेते हैं।
9 गुणे 10 घाते 6 माइनस, गुणा करिए इससे, कितना आएगा 0 1 0 दशमलव यहाँ लगाएंगे, 10 से भाग देना तो ये 2.7 हो गया इंटू 10 पावर 6, और घटा लेने के बाद जो वैल्यू आएगी थोड़ा और साफ हो जाए, हाँ तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई, घटाएंगे अगर कितना 6.3 इंटू 10 पावर 6, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। अब नेट तीव्रता यहां पे कितनी होगी ये आपको हल करना है। कितना आएगा भाई, E का मैग्नीट्यूड परिमाण अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। EX माने कितना, ये निकाले हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर प्लस ये 6.3 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर, और ये हल करेंगे तो हल करके आएगा रिजल्ट 7.3 इंटू 10 पावर 6, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैल्यू मिल गई कि इस पर कितना वैद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिगर बना के उन्होंने दिया है, क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है कि चित्र में वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। एक इन्होंने वर्ग बनाया है भाई, ये एक वर्ग है, चित्र इन्होंने बना के दिया है आपको, वर्ग का नाम चलो रखा गया है ABCD, और वर्ग का केंद्र विकर्णों का कटान बिंदु ये है पॉइंट O, ये कटान बिंदु, ये वर्ग का केंद्र है। अब आवेश जो दिए हैं उसको देखिए,
-2q यहां रखा गया है और -q आवेश यहां रखा गया है, +2q आवेश यहां रखा गया है और +q आवेश यहां रखा गया है। देख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि O पर नेट तीव्रता का मान कितना होगा और उसकी दिशा क्या होगी। तो हमको इन चारों शीर्षों से O की जो बराबर दूरी है इसका मान पता हो जाना चाहिए कि R का एक मान कितना होगा। चलो मान लेते हैं कि ये दूरी अगर R होगी तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा 2R। और इन्होंने वर्ग की प्रत्येक भुजा को कहा कि यह A है। तो ध्यान दीजिए ये पूरा विकर्ण AC बराबर कितना होगा 2R। तो 2R का स्क्वायर किसके बराबर होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहां से हम लोग R की वैल्यू निकाल लेते हैं। OA यदि OA बराबर R तो ध्यान दें 2R का स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 4R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर यानी R स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर बाई 2K यानी R बराबर है A/√2K। ठीक, तो हम R की वैल्यू कहीं लिख लेते हैं फिर रख देंगे R = है A/√2K। चलिए अब प्रत्येक के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये लिख करके हम लोग हल कर देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा देखो A के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EA, ये तो इधर होगी, और C के कारण इधर होगी, ऋणावेश है ना। ठीक, ये B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी EB, और D के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी ED। ठीक, अब अगर ध्यान दो R का मान बराबर है सबके लिए, तो परिमाण में 2Q आवेश ये भी है और 2Q आवेश ये भी है, दोनों से बराबर दूरी पर है बिंदु O। तो A पर रखे आवेश के कारण और D पर रखे आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा उसका मान समान होगा। आवेश का परिमाण बराबर है, दूरी बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी परिमाण समान होगा। यानी EA और ED ये मान बराबर होगा, और बराबर होगा किसके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/R²। फिर भाई ये +Q है ये -Q है, दिशाएं भले अलग हुई लेकिन परिमाण बराबर है, तो पता चला इन दोनों के कारण भी बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बराबर होगा। अर्थात EC और ED भी बराबर होंगे। EC
ई सी और ई बी, बी के कारण इस डायरेक्शन में ई सी और ई बी भी बराबर होंगे। और ये मान कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए ई और ई सी एक दूसरे के विपरीत है, तो जिसका मान अधिक होगा उसकी दिशा में रिजल्ट आ जाएगा। तो ई ए और ई सी का परिणामी क्या होगा, ई ए व ई सी का परिणामी। तो चलो उसको हम लिख देते हैं ई वाई। कितना होगा, ये अधिक है, इसी कम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। घटा लेंगे तो मान कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से ये देख रहे हैं ईडी और ईबी, इनका परिणामी। तो ईडी की वैल्यू अधिक है, ईबी की कम है। अच्छा, इसकी दिशा किधर होगी, वेक्टर ओ ए के अनुदिश। ठीक इसी तरह से हम लिख सकते हैं ईडी और ईबी का परिणाम, ईडी व ईबी का परिणामी। अब बिल्कुल ये कितना होगा भाई, ईडी की वैल्यू अधिक है, ईडी माइनस ईबी, और घटा करके आपको यही रिजल्ट फिर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, O से B की ओर, O वेक्टर OB के अनुदिश। रिजल्ट इधर हो गया भाई, इधर E1 इधर E2। अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो फिर परिणामी कितना होगा, दोनों की वैल्यू समान है। अगर आप दोनों की वैल्यू को E समझें तो ये वैल्यू आ जाएगी ई नेट बराबर किसके होगा, रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और दोनों का मान समान है, अगर दोनों का मान समान रखेंगे, लिखेंगे E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, तो यह हल होके कितना होगा भाई, ये आएगा E√2। ठीक, E माने E1 E2 में से किसी एक की वैल्यू रख दो। अब किसी एक की वैल्यू रख के मान निकाल देते हैं। तो ई नेट √2 हम पहले लिख देते हैं, ई माने E1 E2 किसी की वैल्यू, E1 की वैल्यू यहां लिखे हैं, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर है। r की वैल्यू अब लिख देते हैं, r बराबर है a/√2, तो हो जाएगा a² बाई 2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर,
यहाँ पे। तो अब ये वैल्यू आपको मिल गई कि नेट वैल्यू कितनी होगी। ई नेट का मान आ गया 2√2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई नेट की। और इन दोनों का परिणामी दिशा क्या होगी भाई? आपको पता है, वेक्टर पढ़े होंगे वहां से, जब दोनों वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका परिणामी उनके ठीक बीच से गुजरता है। अर्थात ये कोण कितना होगा? 45 अंश। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि एंगल अगर वो थीटा जो रिजल्टेंट का लिखते हैं तो tan थीटा बराबर E2/E1 हो जाएगा। यहां tan थीटा इज इक्वल टू E2/E1, अर्थात दोनों की वैल्यू बराबर है, E/E इज इक्वल टू 1, तो थीटा बराबर 45 अंश इस तरह भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद रखेंगे कि आप लोग इस तरह के और क्वेश्चंस आपकी जो सहायक पुस्तकों में मिलते हैं या और कहीं मिलते हैं वहाँ से अभ्यास कीजिए। बाकी जितने भी आपके पास सोर्सेस हैं वहाँ से क्वेश्चन को अभ्यास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।